हमास को डिसआर्म किया जाएगा और वहां पे जो है उनको डीमिलिटराइज किया जाएगा गजा को। तो उनके बयान से उन्होंने इस चीज को सिरे से नकार दिया है कि वो डिसआर्म होंगे या डीमिलिटराइज्ड होंगे। एक ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितने लोग भी उसको रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे हैं फिलिस्तीन को, उसके साथ साथ ये कंडीशन भी इनके ऊपर लगा रहे हैं कि एक तरह से उनको बिल्कुल खत्म करके इजराइल के ही कंट्रोल में दे दिया जाए। सो आप चीज जब हम देखते हैं तो चीजों को थोड़ा सा ठीक से समझने की उनको जरूरत है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी खबरें भी पढ़ रहा था कि विटकॉफ का इजराइल में आना, उसका गजा में जाना, शायद ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जंग बंदी की तरफ उनके साथ आगे बढ़ा जाए। जैसे हमने कहा था कि पीस मील में शायद ये आगे बढ़ा जाएगा। ये जो मैंने खबर दी थी कि उनकी 98th डिवीजन वो खान यूनुस से विड्रॉ कर गई है, ये भी उसी की तरफ एक इंडिकेशन है कि शायद धीरे धीरे ये पीस मील मैनर में एक सीज फायर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये ऐसी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन इस सिचुएशन में क्या है कि जितनी सारी खबरें चलती हैं, उन खबरों के पीछे जैसे जो खबरें आती हैं कि भाई उनके पीछे असल मंशा क्या है और क्या यहाँ पे डेवलपमेंट आने वाले टाइम में होंगे, किस तरफ चीजें बढ़ेंगी, थोड़ा सा उनकी तरफ भी समझने की जरूरत रहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है इजराइल के ऊपर, खास तौर से उनके इत्तेहादियों का, उसको लेके भी इजराइल के अंदर बड़ी तशवीश पाई जाती है और ये पॉसिबिलिटी है कि वो जंग बंदी की तरफ आगे बढ़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि जंग बंदी की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो बात ईरान पे हमले की या जंग को और आगे बढ़ाने की है, मुझे नहीं लगता कि इजराइल के अंदर इतनी कैपेसिटी आज के टाइम पे मौजूद है। और मुझे ये भी नहीं लगता कि अमेरिका या आसपास का कोई मुल्क फिलहाल इस मूड में या इस पोजीशन में है कि इस जंग को आगे खींचा जाए या ईरान के साथ भी जंग किया जाए। मुझे इस तरह की पॉसिबिलिटी अपने असेसमेंट में कम नजर आती है। देखिए, अब हम बोलना तो कहीं और से चाह रहे थे, लेकिन आपने चूंकि कह दिया है तो हम यहीं से शुरू करेंगे। नहीं, जहां से आप बोलना चाहें। अरे भाई, डिबेट पे हम लोग खिलाड़ी हैं, जहां से बोलना चाहते हैं वहीं से बोलते हैं, कोई कुछ भी कहे तो आप वहीं से बोलिए जहां पे आप चाहते हैं। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है, अनरा बाटे रेवड़ी घरे घराना खाए। समझ रहे आप? अंधा जब रेवड़ी बांटता है तो उसके घर के लोग ही हाथ बढ़ा के ले लेते हैं, उसको पता नहीं चलता है कि एक ही आदमी कई बार ले लिया और रेवड़ी खत्म भी हो जाती है। इसी को कहावत में कह दिया जाता है कि अनरा बाटे रेवड़ी घरे घराना खाए। अरे कोई भी इनाम अमेरिका ही बांटता है सबको और वही सर्टिफिकेट देता है, कौन आतंकवादी है और कौन गांधीवादी है, ये दुनिया में तय अमेरिका ही करता है। अलशूरा जो है अलकायदा का आतंकवादी था, अब वो गांधीवादी हो गया है। तो ये तो अमेरिका जिसको चाहेगा उसको बेईमान बना देगा और अमेरिका जिसको चाहेगा उसको शैतान बना देगा, जिसको चाहेगा उसको गांधीवादी बना देगा। तो ये अमेरिका के पास अपना खुद का अवार्ड है। और हमारे यहाँ आपके पत्रकार क्षेत्र में भी बहुत से लोग हमको फोन करते हैं कि आप 50,000 रुपया हमको दे दीजिए, हॉल में 25 लाख रुपए का खर्चा है तो हम आपको एक मोमेंटम, एक अवार्ड दे देंगे आपको। या इंडिया में बता रहे हैं आपसे, दिल्ली के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग फोन करते हैं। तो जब कोई अवार्ड लेते फोटो डालता है ना फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर, तो हमको याद आ जाता है कि अरे वो हमसे भी 50,000 मांग रहा था, हम भी दे देते तो हम भी एक अवार्ड मिल गया होता। तो लोग यही सोचेंगे कि 50,000 रुपए दे के लिए हैं, इसलिए उसको लेना ही नहीं है। अवार्ड तो ईरान ने दे दिया, अवार्ड तो इजराइल, पूरी दुनिया के इंसानों का, मन पसंद इंसानों को, मैं बार बार मुसलमान नहीं कहता हूं, खास करके नहीं कहता हूं, क्योंकि इस लड़ाई में ईसाइयों ने भी बहुत साथ दिया, खुद इजराइल के यहूदियों ने भी बहुत साथ दिया और दे रहे हैं आज भी। इसलिए मैं अमन पसंद इंसानों की बात करता हूं, पूरी दुनिया के। इनाम तो ईरान ने दिखा दिया दुनिया को। आज अरब इतना अमीर आदमी, अमीर, टर्की इतना अमीर,
सारे तो अमीर कंट्री बैठे हैं, तेल की बेशुमार दौलत है उनके पास। अरब के पास इतनी दौलत है कि पूरी दुनिया की गरीबी अकेले दूर कर देगा वो। कम से कम एजुकेशन और हेल्थ पर अगर काम कर देना अरब, पूरे वर्ल्ड का हेल्थ और एजुकेशन सुधर जाएगा। सिर्फ 2 काम कर देगा। इतना पैसा है, इतना पैसा है कि पेट्रोल और डीजल के नाम पर पूरी दुनिया में लूट मची हुई। सारी सरकारें रिच हो गई, पूरे दुनिया के लीडर्स रिच हो गए इस पेट्रोल के, जब से कुवैत वार हुआ और पेट्रोल की डीजल की प्राइसिंग और कंट्रोल अमेरिका के हाथ में चला गया। उस समय जब भारत में शायद नरसिम्हा राव की सरकार थी, मुझे याद है, तब हम लोग बहुत छोटे लेवल पे लीडर थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर थे। तो हम लोग उस वक्त आवाज वहां पे डिस्ट्रिक्ट के डीएम को एक लेटर दिए कि कुवैत में भारत को अपनी सेना भेज करके सद्दाम हुसैन की मदद करनी चाहिए। अगर जिस तरह से भारत बहुत 10 रुपया लीटर, नरसिम्हा राव के जमाने में पेट्रोल की कीमत 10 रुपया लीटर होती थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो 12 से लेके 19 रुपया 6 महीने के अंदर कर दिए लोग। तब हम लोगों ने ये आवाज उठाई थी कि डीएम को, हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिए जा करके कि हमारे प्रधानमंत्री से कहिए कि कुवैत में अपनी सेना भेजे और अमेरिका से लड़े, पूरा गल्फ आपके कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन भारत चुप रहा। गल्फ कंट्रोल में किसके चला गया? अमेरिका के चला गया। मारा कौन किया? सद्दाम हुसैन मारे गए। पूरे अरब वर्ल्ड के जो मुसलमान कंट्री हैं वो, उन लोगों का नुकसान हुआ। सारी रिफाइनरियों पर कब्जा किसका हो गया? अमेरिका का हो गया। अमेरिका जिसको चाहता है, जिस अपेक कंट्री बना के अपेक अपना रेट तय नहीं कर सकता। अपेक को अमेरिका बताता है कि तुम अपना रेट इतना रखो, ये प्राइसिंग करो। अच्छा, जब उन्होंने यूक्रेन युद्ध हुआ, ये फंसे कहां से अमेरिका? यूक्रेन जब युद्ध हुआ मुमताज भाई, उस वक्त अमेरिका ने कहा कि हम रूस से कोई ट्रेड नहीं करेंगे। आज 25% टैरिफ भारत में लगा रहे हैं, ये सैंक्शंस लगा रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि हम रूस से कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, और जो ट्रेड करेगा हम उसके खिलाफ हैं। सबको आपने मना कर दिया। भारत के माध्यम से रूस ने सस्ता तेल देना शुरू कर दिया भारत को। भारत का वो सस्ता तेल भारत के लोगों को नहीं मिला, वो सब यूरोप एक्सपोर्ट हो गया। तो फायदा तो कुछ नहीं हुआ ना। यूरोप का तेल तो, अरे रूस का तेल तो बिक ही रहा है ना। इकोनॉमी की बात जब करते हैं, ईरान, चाइना ने अकेले, दुनिया में किसी से नहीं, चाइना ने अकेले सिर्फ ईरान को अपना तेल का बना लिया। ईरान का सबसे बड़ा कस्टमर चाइना है। इतनी बड़ी आबादी भी है, कंट्री भी बहुत बड़ी है, उनके बहुत बड़े रिसोर्सेज भी हैं। सारा तेल की कीमत जो है बना लिया, और ईरान से सारा माल आ रहा है दुबई, दुबई से वो थर्ड कंट्री को एक्सपोर्ट हो जा रहा है। अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है किसी का। जहां यूरोप के अंदर अगर इतनी ठंड पड़ती है कि अगर गैस ना मिले तो एक दिन जीना मुश्किल है। टर्की ने रूस को क्या किया? यूक्रेन युद्ध में अपना ड्रोन दे दिया। एक दिन 100 टैंक मार दिया उनके ड्रोन ने, टर्की के ड्रोन ने, रूस की लड़ाई में, यूक्रेन की लड़ाई में। तब रूस ने टर्की से बात किया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? उन्होंने क्या किया कि ठीक है, हम अपनी गैस तुमको दे रहे। और रूस ने अपनी गैस किसको दे दिया? टर्की को दे दिया। टर्की वो गैस सारे यूरोप कंट्री को बेच रहा है, बीच का सारा फायदा टर्की उठा रहा है। अब अमेरिका की ये बात समझ में नहीं आ रही है किसी को कि भाई आप, रूस ने तो गजब कर दिया, ईरान भी गजब इकोनॉमी में बूम कर गया। मैं इंडिया के अंदर कई बार कई कॉन्फ्रेंसेस में और कई टीवी मीडिया में मैंने बोला कि भाई आप जो नेशनल हाईवे बना रहे, आप समझिए एक बहुत बड़ा हमारे देश का क्राइसिस है। आज जो हम डेफिसिट में चले गए, एक्सप्रेस वे बना के हम डेफिसिट में चले गए। आपने किसानों की जमीन 3 गुने रेट में पैसा दिया उनको, उसको बनाने में इतना पैसा खर्च हो गया कि सारा डेफिसिट चला गया। अच्छा, उस पर गाड़ी चलेगी 100 रुपया लीटर की डीजल की ना, 80 रुपया लीटर जो डीजल आप बेच रहे, तो वो गाड़ी डीजल खर्चा करेगी ना। दिल्ली से कलकत्ता का ट्रक का भाड़ा है 35 रुपया किलो, मिनिमम बता रहे हैं आपसे, अभी तो और बढ़ गया होगा। रेलवे का भाड़ा है 5 रुपया किलो। अब आप बताइए कि हमें ट्रेन चलाने में फायदा है कि ट्रक चलाने में फायदा है? और डीजल खरीदने के लिए पहले हमको डॉलर खरीदना पड़ता है, फिर हम डीजल खरीदते हैं।
तो मैंने कई कॉन्फ्रेंसेस में बार बार हम ये बात उठाते हैं कि हम जो पैसा एक्सप्रेसवे पे खर्च कर रहे हैं वो पैसा हम रेलवे ट्रैक पर खर्च करें तो हमारे लिए इकोनॉमी बढ़ने की बात है, हमारा ट्रेड बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। जो 35 रुपया हम की जगह 5 रुपये 30 रुपया तो हमको यही मार्जिन प्रॉफिट हो गया। वो 30 रुपया कलकत्ता में जाके कोई चीज अगर 100 रुपए की है उसमें 135 रुपया और 135 की हो गई। अगर वो 35 रुपया में सिर्फ 5 रुपया हमारा एक्सपेंस हो तो 30 रुपया तो हम ऐसे ही प्रॉफिट में आ गए। तो चीजें सस्ती मिलेंगी, बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सस्ता होने की वजह से बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन सरकारों को कमीशन तो मिलता है सड़क बनाने में, वो ट्रेन क्यों बनाएंगे, वो ट्रैक क्यों बनाएंगे? इतना पैसा पूरे राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, आज 300 लाख करोड़ का कर्जा देश पर कैसे हो गया? सिर्फ एक्सप्रेसवे बनने से। और हमारे अपने देश का कोयला वेस्ट बर्बाद बेचा जा रहा है औने पौने दाम में, और हमारा एनटीपीसी प्रोजेक्ट जो है ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहा है कोयला, तो क्या वो सस्ता इंपोर्ट करेगा? ये सब चीजें देश को बर्बाद करने के लिए ये लोग जो योजनाएं बना रहे हैं, ये सब डेफिसिट में जाने वाली योजनाएं हैं। और देश की जनता को ये बात तो समझ में आना चाहिए, लेकिन देश की जनता को तो जहालत बना के रखा गया है कि आप कुछ समझ ना पाए। इसी का असर जो है, आप देखिए कि एक तरफ आप 6 पे कमीशन लगा करके कितना सरकारी एम्प्लॉइज को तनख्वाह दे रहे, और आम आदमी 50 रुपया मतलब 350 रुपया कमाने वाले आदमी गरीबी रेखा से ऊपर है इस देश के अंदर। ये हालत, जो डेफिसिट, जो पब्लिक की आमदनी में भी बहुत ज्यादा अंतर है। एक तरफ एक स्कूल का जो मास्टर है वो 80,000 रुपये उठा रहा है, और आम आदमी 15 से 20,000 रुपया यहाँ दिल्ली के दिहाड़ी की मजदूरी है। यहाँ 10,000 रुपये महीना में मुमताज भाई 12 घंटा फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं दिल्ली के अंदर, बता रहे आप। इतनी बड़ी जो पब्लिक के अंदर इतनी डेफिसिट, जो ये प्रॉब्लम जो है कि एक ही मोहल्ले में एक आदमी 1 लाख रुपए बिना काम के कमा रहा है, और एक आदमी 12 घंटा दिन रात मर कर भी 15,000 नहीं कमा पा रहा है। ये सब तो सरकारों को देखना पड़ेगा ना। अब आते हैं हम लोग ईरान पर। ईरान ने जो तरक्की की, एक तो चाइना मतलब जो अमेरिका के साथ रहेगा, अमेरिका कभी उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। हमारा देश भारत कभी कैंसर की दवाई नहीं बना सका। क्यों नहीं बना सका? अमेरिका नहीं बनने देता है। कोई ना कोई प्रोफेसर को कहीं ना कहीं एलिगेशन लगा के हटा देगा अगर कोई साइंटिस्ट हमारा कैंसर की दवाई खोज लिया। आज तक हम लोग फाइटर जेट 20-25 साल लग गया हमको तेजस बनाने में, वो भी फेल हो गया। वो आज की डेट में किसी काम का नहीं। 30 साल लग गया, हम फाइटर जेट नहीं बना पा रहे, पैसेंजर एयरक्राफ्ट नहीं बना पा रहे, वो भी बाहर से खरीद के ला रहे। आज तक हम लोग, ये सब अमेरिका की वजह से हो रहा है। लोग कहते हैं कि बीजेपी बार बार अपने पर श्रेय लेती है कि हमने अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बना दिया। सर, अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बना करके आपने देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। वो राष्ट्रपति भवन में आपने एक बहुत बड़ी प्रतिभा को राष्ट्रपति भवन में आपने कैद कर दिया। उनको तो और बड़ी लेबोरेटरी बना करके और कॉलेज इंस्टीट्यूशन बना करके उनको देना था। जितनी मिसाइल आज हमें ईरान ने बनाई है, हम उस दुनिया में सबसे ऊपर होते मिसाइल में। अगर कलाम साहब 5 साल और राष्ट्रपति नहीं बनते और हमारे साइंटिस्ट के तौर पर सरकार उनको सुविधा मुहैया कराती, और उनका सम्मान ये था कि उनको इतना सुविधा मुहैया कराइए कि वो वर्ल्ड में नंबर 1 भारत को बना देते। लेकिन उनको अमेरिका के दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रपति बना करके कैद कर दिया राष्ट्रपति भवन में, और हमारा मिसाइल प्रोग्राम फेल हो गया। उसके बाद हम लोग मिसाइल में पीछे हो गए। जो कुछ भी आज अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन मिसाइलों ने कोहराम मचाया पाकिस्तान के अंदर, वो सारी मिसाइलें तो कलाम साहब की बनाई हुई। अभी इस प्रोग्राम को तो, और अमेरिका को डर क्या लगता है कि कहीं भारत इतनी बड़ी मिसाइल ना बना ले कि अमेरिका तक वो पहुंच जाए। आज अब पाकिस्तान को भी धमकाता है कि तुम मिसाइल मत बनाओ। और भारत के तो हमारे मिसाइल मैन को राष्ट्रपति बना करके ये लोग बहुत खुश हैं कि हमने उनको बहुत बड़ा सम्मान दे दिया। हमें नहीं लगता है कि कलाम साहब राष्ट्रपति पद के भूखे रहे होंगे। उनको तो आपने, कलाम साहब को तो आपने कैद कर दिया राष्ट्रपति भवन में ताकि मिसाइल ना बना पाए। मेरा ये मानना है, और मैं बार बार बड़े नेशनल चैनल पर भी ये बात बोलता रहता हूं कि मिसाइल, उनको मुसलमान की नजर से मत देखिए। वो इस देश के वैज्ञानिक थे, स्टार थे, वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से बहुत ऊपर थे।
उनका जो दायरा था, जो उनका कद था, वो राष्ट्रपति से बहुत ऊपर था, लेकिन उनको जानबूझ करके उस जगह से हटाया गया ताकि भारत जो है आगे ना बढ़े। इसी तरह की पॉलिसी अमेरिका दबाव बना करके आज कैसे दबाव बना के कह रहा है कि मेरे ट्रेड डील पे साइन करो, नहीं तो तुमको हम टैरिफ लगा देंगे। यही वो धमकी है। कभी ईरान ने एक दिन में अपना स्टेल्थ फाइटर चाइना ने किसी कंट्री को नहीं बेचा दुनिया के अंदर, लेकिन 40 जहाज ईरान को दे दिया। इसको पक्की दोस्ती कहते हैं। रूस के साथ जो आज से नहीं, चाइना तो अभी 10, 15, 20 साल के अंदर आगे बढ़ा है ना, रूस तो 70 साल से आगे बढ़ा है। हमारे देश में टैंक की फैक्ट्री, लोहा की फैक्ट्री सब तो रूस ने ही लगाया आकर के। हटिया लोहा मिला रूस ने आके लगाया, रेलवे ट्रैक रूस ने आके बनाया, बहुत सारे इंजन रूस ने बनाए। तो हम लोग तो पहले इंदिरा गांधी के जमाने में रूस से बहुत अच्छी दोस्ती थी, उसके बाद भी यूएसएसआर पर गुट निरपेक्ष बना करके हम दुनिया में अपनी बात करते थे और एक पावरफुल बने रहते थे। लेकिन आज गुट निरपेक्ष होकर के आप इधर भी सर झुका के खड़े हैं, उधर भी सर झुका के खड़े। रूस के साथ यूएसएसआर कंट्रीज, रूस ही नहीं बल्कि पूरे यूएसएसआर की जितनी कंट्रीज हैं, उन सारी कंट्रियों ने तरक्की किया है। और जिन लोगों ने पिछले 40 साल से अमेरिका परस्ती की है, वो हमेशा हैंड टू माउथ रहे, उनकी इकोनॉमी ग्रो नहीं हो पाई। वो टैंक नहीं बना सकते, वो दवाई नहीं बना सकते, वो कारखाना नहीं लगा। कौन सा अरब कंट्री में कोई बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए जहां एजुकेशन होती हो, कोई बड़े हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए जहां इलाज होता हो अरब के अंदर। कुछ भी नहीं उनके पास, मामूली स्कूल तक नहीं है उनके पास, सिर्फ पेट्रोल डीजल सोने की गाड़ी में चल रहे। वहां के शेख लोग भी, उनकी भी रिहाइश बस यही है, न पढ़ाई है न लिखाई, कुछ नहीं, सोने की गाड़ी में चल रहे, सोने के बाथरूम में जा रहे, सोने के बिस्तर पर सो रहे, सोने के जहाज। जितना आप लग्जरी की बात कर रहे, आप गैर इस्लामिक सोच है ये। जिंदगी में यदि आप दुनिया में लोग कहते हैं कि इस्लाम ने तो कहा कि पड़ोसी भूखा है तो आप पर खाना हराम है, फिर कैसे अरब जो है बगल में फिलिस्तीन के गजा के बच्चे मर रहे और आप खाना सोने के जहाज में घूम रहे? जवाब दोगे अल्लाह ताला के यहाँ जा करके जब मरोगे तो? कैसे जवाब दे पाओगे जब अल्लाह ने कह दिया कि पड़ोसी किसी जात, किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, यदि वो भूखा है तो आपका खाना हराम है जब तक कि आप उसको आधा खाना नहीं देते थे। और इतनी बड़ी इस्लाम की, इतना बड़ा इस्लाम का नियम, और अरब जो है कैसे गजा के भूखे लोगों को बर्दाश्त कर रहा है? क्या अल्लाह क्या उसका जवाब नहीं देना पड़ेगा उसको? क्या अल्लाह से नहीं डरते वो लोग, या इस्लाम को नहीं फॉलो करते? यदि इस्लाम को फॉलो करते तो इजराइल को कहते कि तुम नहीं खाने के लिए नहीं रोक सकते थे, अमेरिका से कहते कि तुम नहीं रोक सकते, लेकिन अल्लाह ने वो हिम्मत ही नहीं दी इन लोग को। इनको रेंगने की आदत है, ऋण ही नहीं है। ये हमेशा जो है झुके हुए खड़े हैं अमेरिका के सामने। अच्छा देखिए, मैं समअप मेरा यही है कि आपके सामईन का जो वो सवाल था उसमें भी कि देखिए ये चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स है कि अभी तक जो एक वर्ल्ड ऑर्डर जो 9/11 के बाद से नहीं बल्कि सोवियत संघ के टूटने के बाद से जो एक अमेरिका सोल सुपर पावर रह गया था दुनिया के अंदर, उसका जिस तरह से सारी दुनिया के ऊपर दबदबा हो गया था, उस दबदबे के अंदर बहुत ज्यादा कमी आई है। और हमने देखा कि किस तरह से 2021 में 15 अगस्त को उन्हें अफगानिस्तान से निकल के भागना पड़ा। उसके बाद से वो मुसलसल पीछे हट रहे हैं इस खित्ते के अंदर से, और जो अब जहां से उन्हें पीछे हटना पड़ रहा है वो मिडिल ईस्ट का इलाका है। इन सारे इलाकों में इस जंग का एक नतीजा ये आया है कि जो अवाम है, जो हम बातें कर रहे हैं, जो इन अरब खित्तों की अवाम है, वो अपने हुक्मरानों से काफी गुस्से में है, काफी नाराज है। उन्हें इस बात का बड़ा शदीद दुख है कि उनके बगल में इतना बड़ा कत्लेआम हुआ और इतनी बड़ी भूखमरी फैली, लोगों को भूखा रखा गया, लेकिन उनके हुक्मरानों ने उनके लिए कोई कदम नहीं उठाया। तो उससे उस इलाके में एक खदशा ये भी है कि ये जितने भी रिजीम हैं ये डिस्टेबिलाइज हो सकते हैं। अगर आप देखें 2011 के आसपास ट्यूनीशिया में, लीबिया में, मिस्र में, सीरिया में, इन सब के अंदर पब्लिक सड़कों पे उतर आई थी, और एक ऐसी पॉसिबिलिटी इन अरब मुल्कों के अंदर आज भी मौजूद है। आने वाले वक्त पे किस तरह से होता है
वो देखा जाएगा। लेकिन जो अमेरिका जैसे जैसे इस इलाके में कमजोर हो रहा है, इस रीजन में कुछ नई फोर्सेस उभर के सामने आ रही हैं, जो इस बैलेंस ऑफ पावर को, जो इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो रीजनल लेवल पे मेरी नजर में मैं पहले नंबर पे ईरान को रखता हूं, दूसरे नंबर पे तुर्की है, और तीसरे नंबर पे मेरी नजर में जो ये हमास है, ये आने वाले टाइम में फिलिस्तीन के लिए भी और इस पूरे इलाके के लिए भी ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और मिलिट्री रोल जो है वो प्ले करेगी। तो ये मेरी फिलहाल इसके बीच में असेसमेंट है कि अभी ये बड़ा इंस्टेबिलिटी का पीरियड है, बड़ा अनसर्टेनिटी का पीरियड है, लेकिन आने वाले टाइम में इन तीन फोर्सेस की जिनकी मैंने निशानदेही की है, मेरी नजरों में ये फोर्सेस इस इलाके में बड़ा अहम रोल अदा करेंगी। जी मुमताज भाई। लेकिन एक खबर जो है हम आज बिना बोले रह भी नहीं सकते, क्योंकि मैं माफी के साथ मेजर जनरल साहब से माफी के साथ हम सिर्फ एक खबर बता रहे हैं। खबर ये है कि तमाम इराक और अफगानिस्तान तक से लोग जो है गजा पहुंच रहे, और हमास की संख्या 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में हो गई है। तो जो मैं कहता था ना कि जॉर्डन से घुस करके तेल अवीव पर झंडा फहराएगा फिलिस्तीन, उसकी तरफ दुनिया बढ़ चुकी है। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा मुबारकबाद तो आपको देता हूँ मुमताज भाई, कि आपने जो एक चिंगारी छोड़ी। मेरी वजह से नहीं जा रहे लोग, आप ये ना कहो मेरी वजह से वहां जा रहे हैं, लेकिन आपकी वजह से भले ही नहीं जा रहे। ईरान ने देखिए 2 लाख हमास की फौज 2 लाख हो गई, मैंने शुरू में भी कहा, और अभी मैं एक चैनल पे जुड़ा हुआ तो वहां पे भी ईरान ने इस बात की तस्दीक की थी कि हमास की फौज जो है आज 2 लाख हो गई। हम लोगों ने डिस्कस की है, लेकिन और कहाँ से लोग जा रहे हैं तो ये एक अलग है जो आपने इत्तला दी है। लेकिन हम यहाँ से कह रहे हैं इसलिए या आप क्या कहने चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल हम तो एक चीज देखिए, दुनिया से लोग श्रीवास्तव जी ने चूंकि कल सवाल पूछा था, तो अगर हूँ आज तो हम इसलिए ये बात आज जरूर, हम चूंकि अपनी बातों में भूल गए थे, इकोनॉमी पे हम चले गए थे, लेकिन अब मेजर साहब के बाद, मेजर जनरल साहब के बोलने के बाद तो मैं बोलना नहीं चाहता था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो डिसिप्लिन वाले लोग हैं। लेकिन चूंकि अब ये खबर श्रीवास्तव जी की कल की खबर को मैं सोचता था कि अगर आज नहीं बोलता तो शायद रात भर मुझे नींद भी नहीं आती अच्छे से, इसलिए मैंने बोल दिया। और लेट आने की माजरत चाहते थे, मेरी बेटी की तबीयत कुछ खराब चल रही है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा आज लेट भी हुआ। तो बाकी सब ठीक है। जनरल साहब को देख के हम लोग को बहुत एनर्जी आती है, और हमें लगता है कि हम पढ़ाई के दौरान जो इंस्ट्रक्टर के साथ बैठे हैं, जो हम लोग को इंस्ट्रक्टर मिलते थे, वैसा माहौल हमको लगता है इस चैनल पर जब मेजर जनरल साहब बैठते हैं, तो हमको लगता है कि हम अपने उसी पुराने गुरुओं के साथ बैठे हैं जो हमको आर्मी की चीजें सिखाते बताते थे। जी बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया। और बस थोड़ा से आवाज वो हो जाती है, वरना लोग जो है इतना गौर से सुनते हैं मेजर जनरल साहब को। और उन्होंने अभी राजा सिंह राजपूत साहब ने कहा कि कैप्टन फदील साहब का आइडिया था कि एमएमसी चैनल सुनकर सब ये कर रहे हैं, तो मैंने कहा भैया ऐसा नहीं है, मेरे चैनल को बैन न कराना, मैं कोई यहाँ से अपील नहीं कर रहा हूँ कि लोग जाए या क्या करें, मैं तो खबरें दे रहा हूँ, और जो खबरें हैं वो मैं पेश कर रहा हूँ। तो इसलिए बहरहाल हम तो देखिए, जहाँ से जो खबरें आती है, जो इनपुट्स होते हैं, जो प्रेडिक्शंस होते हैं, वो हम बयान करते हैं। हम ना तो वहाँ पे मौजूद हैं, ना वहाँ पे हम आंखों देखा हाल सुना दे रहे हैं। हम तो कहीं शहर टीवी से ले लेते हैं, कहीं प्रेस टीवी से उतार लेते हैं, कहीं हम जो है क्या मुमताज भाई कह रहे कि यहीं से बैठ के तुम लोग सब डील करते हो क्या, जो कहते हो वही अगले दिन होता है। हमने कहा तो क्या दिक्कत है आपको, समझ लीजिए कि हम ही लोग डील कर रहे हैं, कोई दिक्कत है? ये भी होता है ना कि कई बार वही बात अगले दिन खबर बन जाती है।